हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कुमार फौजदार। हमने क्या है प्रीवियस लेक्चर में सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और हम चैप्टर थर्ड पे आ चुके हैं और स्टार्ट करने वाले हैं उसे। देखिए मैंने बता भी दिया था, ये यूनिट सेकंड में आता है चैप्टर थर्ड, यूनिट सेकंड चैप्टर थर्ड। नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और उनमें भी खास क्या कि ये लीनियर पढ़ने हैं आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कौन से पढ़ने? लीनियर, मतलब अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम पढ़ के आए चैप्टर फर्स्ट में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वहां थे ना, रैखिक अवकल समीकरण, लेकिन वो जो थे ना वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के थे। ठीक है, क्या था वहां मैंने, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं डेफिनेशन लिखाई थी और मैंने वहां आपको ये बताया था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ लीनियर की, वो व्यापक लिखा रहा हूँ, उस चैप्टर के हिसाब से डेफिनेशन नहीं लिखाई थी। वहाँ क्या आया था बताना कि सर एक तो आपने बताया था कि जो परतंत्र चर है ना y, उसके जो डेरिवेटिव हैं dy dx, d2y dx स्क्वायर, dqy dx क्यू, ये जो डेरिवेटिव हैं इनकी एक तो पावर नहीं आनी चाहिए, एक से ज़्यादा पावर नहीं है। लीनियर तभी तो बोल रहे हैं, रैखिक का मतलब एक घात ही है, तो इनकी एक घात होनी चाहिए और परतंत्र चर की भी एक घात होनी चाहिए। परतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स की पावर कितनी होनी चाहिए? एक, उनकी पावर तो एक होनी चाहिए। दूसरा, ये आपस में मल्टीप्लीकेशन में भी नहीं आने चाहिए कि कहीं ये दोनों गुणा में आ जाएं या ये दोनों गुणा में आ जाएं, तो ये आपस में मल्टीप्लीकेशन में भी नहीं आने चाहिए। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोला था हमने लीनियर, ये आपस में गुणित भी ना हो और इनकी घात एक हो। इनकी घात एक नहीं हुई ना, एक से कम हुई या एक से ज़्यादा हुई और यह नहीं हुई तो उसे लीनियर नहीं बोलेंगे। घात होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए? एक। अब वहाँ जो चैप्टर था वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, वहाँ तो बस ये कह दिया था फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर था ना, तो बस dy dx ही आएगा, क्योंकि एक और बार डिफरेंशिएशन करते हो तो ऑर्डर कितना हो जाता है? 2। एक और कर देते हैं ऑर्डर कितना हो जाता है? 3। एक से कम कर नहीं सकते कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा फिर? यदि आप योग सर मैं dy dx भी नहीं लाऊं तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा? तो डेरिवेटिव तो ऑर्डर कितने के भी आ जाए, कितनी बार अवकलन हो, लेकिन उनकी घात एक होनी चाहिए। ये लीनियर की डेफिनेशन थी। परतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव एंड इट्स डेरिवेटिव आर इन वन पावर, एक पावर में होनी चाहिए, ओनली वन पावर। ना तो एक से कम, ना एक से ज्यादा, ना -1 ना प्लस, ऐसे कुछ नहीं, ना 2/3, ऐसी नहीं चाहिए घात। ठीक है, स्वतंत्र चर के साथ आप कुछ भी करो, स्वतंत्र चर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल था उसके साथ आप कुछ भी करो, वहां भी छूट थी। और एक और रेस्ट्रिक्शन है कि ये आपस में मल्टीप्लीकेशन में भी नहीं आ जाए, ये दो नहीं आ जाए, ये दो मल्टीप्लीकेशन में नहीं आ जाए, y इंटू dy dx भी नहीं आ जाए, परतंत्र चर उसका कोई डेरिवेटिव भी मल्टीप्लीकेशन में नहीं हो जाए, कोई दो डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में नहीं आ जाए, कोई दो डेरिवेटिव और एक डेरिवेटिव और y वो भी मल्टीप्लीकेशन में नहीं आ जाए। y का मीन हो रहा है यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल। आप x को डिपेंडेंट मानने लग जाएंगे तो फिर मैं x की बात करने लग जाऊँगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो रही थी रैखिक की। तो रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप क्या बना? वहां तो हमने पढ़ लिया था dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यही तो पढ़ा था, dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। जहाँ कहा था ये दोनों किसके फंक्शन है? x के, क्योंकि y नहीं आ जाना चाहिए, कहीं y आ गया तो फिर कष्ट y की घात बढ़ जाएगी, y नहीं चाहिए, बस x के फंक्शन थे। तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के लिए था। ठीक है, डिग्री तो बनी रहनी है, जब तो से लीनियर बोल रहे हैं, डिग्री तो 1 अब भी रहनी है, पर अब ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? ऑर्डर n ले लेते हैं, n कोटि के, अब ये नहीं बता रहे हैं ना अचर गुणांकों वाले, बस इसी की बात कर लेते हैं। n कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, आपको यहीं से नोट्स बनाने का व्यापक रूप
द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्डर का व्यापक रूप। देखो एन कोटि का है तो सर एन बार अवकलन हो रहा होगा, और y को परतंत्र मानते हैं तो x के रेस्पेक्ट में मान लिया, y का कर दिया कितनी बार, n बार। तो सर n बार आ रहा है तो n-1 बार भी आ सकता है, उसमें आपकी मर्जी है। जैसे कई बार नहीं आता, जैसे dq/dx3 और नहीं आया 2 बार सीधे d/dx, ये भी हो सकता है। वो तो हम इसका कोएफिशिएंट 0 ले देंगे अभी। और फिर सर ये भी आ सकता है n-2 बार। इसका कोई कोएफिशिएंट आ गया मान लो p1, इसका कोई कोएफिशिएंट आ गया मान लो p2 एंड सो ऑन। सर एक बार भी आएगा ऐसे ही घटते घटते, एक बार अवकलन n मान लो 10 है तो 10वां डेरिवेटिव 9वां 8वां 8 कोटि का 7 कोटि का 6 कोटि का, तो 1 कोटि का भी आएगा। उसका हम मान लेते हैं p n-1। क्यों कि यहां जितना कम हो रहा है ना n में से, उतना ही यहाँ नीचे लटक रहा है। या 1 कम हुआ तो 1 लटक गया, 2 कम हुआ तो 2 लटक गया, है ना। तो अब कितना कम हुआ n में से, n-1, जब भी तो 1 बचा। भाई ये कितनी बार अवकलन है, 1 बार। तो n में से कितना कम करोगे कि 1 बचे, n-1, तो n-1 लटक जाएगा यहाँ। प्लस pn y से बना लो pn, और एक ही बार अवकलन नहीं, y घात कितनी आएगी y की, 1, नहीं तो लीनियर नहीं रहेगा। और इन सब की एक एक घात है, देखो मैंने घात नहीं लगाई कहीं, बस इनके ऑर्डर ज़्यादा है, पावर एक ही है। इक्वल टू q, यहाँ y नहीं आएगा, कहीं तुम यहाँ साइन y ले आओ, कॉस y ले आओ, e टू द पावर, फिर तो घात ही डिफाइन नहीं होगी। कहीं y का फंक्शन कर दिया, y की 3 घात आ गई, तो फिर तो रैक एक नहीं रहेगा, है ना। अब व्यापक रूप ये होता है इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर इज, ये लिख दो, वेयर जहां ये जो आ रहे हैं p1 p2 एंड सो ऑन pn-1 pn तथा q, ये सभी केवल x के फलन है। क्यों बेटा, यदि इनमें तुम y ले आए ना, तुम यहाँ y ले आए मान लो, तो तुम देख रहे हो ये डेरिवेटिव है y का, और तुम यहाँ y ले आए तो y का डेरिवेटिव इनटू y आ जाएगा, और जो लीनियर की डेफिनेशन का क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन, विरोध, लीनियर नहीं रहेगा। तो तुमको लीनियर करना है तो यहाँ कहीं y नहीं आना चाहिए, तो केवल किसका फंक्शन होना चाहिए, x का। लीनियर करना है यहाँ कहीं y नहीं आना चाहिए, केवल किसका फंक्शन होना चाहिए, x का। तो ऐसे ही ये सब x के होने चाहिए, और यहाँ भी y नहीं आना चाहिए। जहाँ जहाँ y है वो तो दिखा दिया हमने, x के साथ कुछ भी करते हैं तो इसलिए कह दिया कि सब क्या है x के। यहाँ रूट x लो, या x की पावर 100 ले लो, या साइन x ले लो, या कॉस x ले लो, या e टू द पावर x ले लो, कुछ भी कर लो x के साथ, कहीं कोई मना नहीं है। लेकिन y में ना तो साइन आना चाहिए, साइन y नहीं चाहिए, क्योंकि घात डिफाइन नहीं होगी, y की एक घात चाहिए हमें। कॉस y नहीं आना चाहिए, e टू द पावर y नहीं आना चाहिए, लॉग y नहीं आना चाहिए, ए टू द पावर y नहीं आना चाहिए, 2 की पावर y, 3 की पावर y, ये सब मना। y की घात 1 से ज़्यादा नहीं हो, y की बात 2 3 4, ये सब मना। इनकी मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ जाए यहाँ y कहीं, वो भी मना। तो जो आपको दिख रहा है ये व्यापक रूप है, हर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा ही दिखने वाला है। अब चूंकि आप जो पढ़ रहे थे वो फर्स्ट ऑर्डर का था, तो आपको बस इतना दिया जाता था, इस pn-1 का भाग यहाँ दे देंगे क्योंकि x का फंक्शन है, तो आपको ये दिया जाता है d/dx इंटू y, यहाँ कोई x का फंक्शन और इसका भाग देंगे तो x का फंक्शन अपॉन x का, ये भी x का फंक्शन। एक ऑर्डर का इतना ले लेते थे बस, जिसमें से भी इसका भाग दे दिया। तो ऐसे ही इस जैसा बनाएंगे, तो यहाँ यदि किसी तुमने मुझे n में डेरिवेटिव का कुछ मल्टीप्लिकेशन दे भी दिया, मैं उसका भाग दे दूंगा। x का ही तो फंक्शन दोगे, क्योंकि किसी और का फंक्शन दे दिया, y का फंक्शन दे दिया, तो वो लीनियर नहीं है ना, फिर इस रूप का कैसे बन जाएगा, वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये है इसका व्यापक रूप, हर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा मिलने वाला है। और इसके लिए हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 6, चैप्टर 3 और चैप्टर 6। हालांकि हम चैप्टर 4 भी ऐसा ही पढ़ने वाले हैं, वो लीनियर का ही है, लेकिन वो 3 पर ही डिपेंड है, तो हम 3 को ही एक मान लेते हैं बेस। तो 3 और 6 में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी समझने के हिसाब से हम चैप्टर 7 में ही एक डिग्री से ज़्यादा के पढ़ेंगे, मतलब वहाँ हम ये नहीं पढ़ेंगे बस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं तो हम चैप्टर 3 में, 4 में, 5 में और 6 में, चारों में यही पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब पहुँच जाते हैं, चैप्टर का नाम क्या था,
सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं था, आपने तो उसका व्यापक रूप दिखाया। इसकी क्या डेफिनेशन बनी अचर गुणांकों वाले? बेटा यदि ये कोफिशिएंट, यहाँ तो 1 मैंने कर ही दिया भाग दे के, ये कोफिशिएंट यदि कोई कांस्टेंट कर दे, बस ये कोफिशिएंट, वो नहीं, क्यों नहीं, तो मैं लिख देता हूं यदि, इसे फर्स्ट बना देते हैं ना, यदि P1 P2 एंड सो ऑन Pn-1, Pn सभी अचर हों, एक आध अचर नहीं, सब अचर हों, ऑल आर कांस्टेंट, सभी अचर हों, तो फर्स्ट को अचर गुणांकों वाला, अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। देन फर्स्ट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इफ ऑल आर कांस्टेंट देन फर्स्ट इज कॉल्ड क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, क्योंकि इनके कोएफिशिएंट अब कांस्टेंट हो गए, 1 है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो इस चैप्टर में आपको ऐसे पढ़ने, चैप्टर 6 में ये कांस्टेंट वेरिएबल आने लग जाएंगे, यहाँ x² आ गया, x क्यू आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत व्यापक रूप हो गया है, मतलब बड़ी चीज़ हो गई है, बड़े डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने लग गए, ज़्यादा क्राइटेरिया कवर हो गया है, तो उसको डिवाइड कर करके पढ़ रहे हैं। पहले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ लिए, फिर कहा ऑर्डर तो बनी रहने तो डिग्री बढ़ गई, तो उसके लिए हमने सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालना सीखा। इनका कोई सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होता, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होता। जब डिग्री 1 है तो कोई सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं। ये तो मैंने वहाँ भी चैप्टर 2 में भी लिखा है, पी की केवल एक घात हुई तो कोई सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं। पी की घात में एक घात वाले लीनियर फैक्टर में वो टूट गया, आप उसे फैक्टराइज कर पाए किसमें, पी के लीनियर फैक्टर में, P-x1, P- ऐसे P-q1 कह लो, P-q1 इंटू P-q2 एंड सो ऑन P-qn। तो ये जो Q1 Q2 क्या है, x के फंक्शन हो, y के फंक्शन हो, मतलब p की एक एक घात आ रही है, हर लीनियर फैक्टर हो गए, फैक्टराइज कर दिया आपने लीनियर फैक्टर में, एक एक डिग्री के फैक्टर्स में, गुणनखंडों में, तब भी कोई सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं आता। ठीक है, तो इनका कोई सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं आना, क्योंकि इनमें p की मतलब डेरिवेटिव्स की कितनी घात है, एक, लीनियर है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये आ गया इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यूनिट 2 चल रही है, और अब चैप्टर ना, आगे के चैप्टर बहुत सरल हैं, चैप्टर 2 के बराबर कठिन नहीं है, चैप्टर 2 के बराबर इतना खास समझने का नहीं है। एक क्वेश्चन बता दो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत ऐसे कह सकते हैं टेक्निकल आ गया। टेक्निकल मतलब एक बता दो पूरा, सब एक जैसे सवाल, वहाँ अलग अलग हो रहे थे, कहीं कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन चला गया, कहीं इंटीग्रेशन कठिन आ गया, कहीं अलग ऐसे हो रहा था। चैप्टर 2 में वो थोड़ा सा दिमाग लगाने के चैप्टर है, ये कम दिमाग के नहीं है ज़्यादा, ये तो बस इतने हैं कि आप इतना सब मेहनत का आपको करनी पड़ेगी, पहले लेना पड़ेगा, कॉपी लेनी पड़ेगी, सवाल आपको करना पड़ेगा, होगा ये गारंटी है। नहीं करेंगे या बैठेंगे नहीं, टाइम नहीं देंगे, तो फिर कैसे होगा, अपने आप थोड़ी हो जाएगा कॉपी में। ठीक है, अब देखो हम मानते हैं, माना जो ddx है ना, आपको पता ही है ddx कोई संख्या तो है नहीं, ddx के सामने कोई आता है तो ये भले वो संख्या भले ये सोच के आ रही हो कि आज चल भाई मैं गुणा करूंगा ddx से, लेकिन ddx उसे पकड़ के घिस देता है, अवकलन कर देता है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो ये कोई संख्या नहीं है, ddx क्या है, अवकलन में, बटे नहीं बोलता मैं कभी, ddx अवकलन है ना, वो अवकलन करता है, मतलब ये करता है कुछ, तो क्या है ये संक्रिया, वो संकारक ऑपरेटर, ये काम करता है, घिस देता है उसे पकड़ के। तो इसको हम एक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी है ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। अब ये चिन्ह लगाएंगे, बहुत से लोग इसके लिए भी लगा रहे थे dy dx, ट्रिपल साइन लगा रहे थे पी के लिए, जो गलत है। मैं बार बार फिर भी यही कहूँगा कि लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है। मैं आपसे मैथ में 2 लाइन या 3 लाइन बुलवा कर आपका मैथ जान सकता हूँ, तो आपकी लैंग्वेज सटीक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और आपको जब आप ये वीडियोस देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, या कहीं भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी, आपको ये उम्मीद करनी चाहिए अपने दिमाग से कि जो सर बोल रहे हैं वही अब मेरे पास आए। होता क्या है कि कई बार सर बोल कुछ रहे होते हैं, आप कुछ अलग कर रहे होते हैं, तो वो सबसे बेकार तरीका हो जाता है पढ़ने का। सबसे बेस्ट तरीका पढ़ने का ये है, मैं जो बोलूँ वही मैसेज कन्वे हो आपको, वही मैसेज आपको मिलना चाहिए, वही इन्फॉर्मेशन आपके पास जानी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन मेरी राइट होगी तो वास्तविकता है आप आगे बढ़ोगे।
मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो आपकी में और ज़्यादा मिस्टेक हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएंगे, आपको भरोसा नहीं रहेगा मैथ पे कि यार क्या है यार, कभी हो जाते हैं इस मेथड से सवाल, कभी नहीं होते। तो वो मेथड हमेशा आपके देखना कमज़ोर मिलेंगे, क्योंकि जिन मेथडों ने आपको परेशान किया होगा ना, जैसे एक होता है कोई ऐसा मेथड आपको मिला हो कि जो आपने कभी भी लगाया हो, कभी फेल नहीं हुआ हो, तो आपको वो मेथड एक तो याद रहेगा, आपके माइंड में भी कॉन्फिडेंस देगा कि यार हाँ ये मेथड वास्तव में रामबाण है, मतलब कभी भी दिक्कत नहीं करता। और एक हम बताने में कोई मिस्टेक सी कर जाते हैं, कोई ऐसा वो कर जाते हैं, या कोई चीज़ स्पेशलाइजेशन बता जाते हैं, उसका स्पेशल चीज़ बता देते हैं। जब स्पेशल चीज़ बता देते हैं तो उस 2-3 सवाल 4 सवालों में तो लग जाती है स्पेशल चीज़, कोई अलग पर्टिकुलर तरीका। लेकिन सब सवाल उससे नहीं होते, क्योंकि हमने व्यापक तो बताया नहीं, जनरल नहीं बताई कोई चीज़, व्यापक नहीं बताई, जनरली सब सवाल नहीं होते। तो आपका भरोसा उस मेथड से धीरे धीरे कम होने लग जाता है और आपका माइंड उसे स्किप करने लग जाता है कि ये ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, तो इसे छोड़, ये माइंड सोचता है, आपको नहीं पता चलती और आप धीरे धीरे उसे भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा सही इन्फॉर्मेशन लीजिए, सही जगह पढ़िए, सही चीज़ पढ़िए, सटीक समझिए, सटीक बोलिए, लैंग्वेज अच्छी रखिए हमेशा, ठीक है। एक आप वैसे भी देखते होंगे फेसबुक व्हाट्सएप पे, आपने ये भी सुना होगा कि गाली क्या है, ऐसे लोग आते हैं गाली क्या है, तो वो कहते हैं ना गाली कब निकलती है। अच्छी बात जब बोलें, गाली की डेफिनेशन दें, तो गाली निकलती क्यों आदमी के मुंह से? गाली जब निकलती है आदमी के मुंह से जब आदमी के पास लैंग्वेज ख़त्म हो जाती है। तो लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज़ है। आप पहले आप किसी आदमी के पास जाते हो, आपकी मान लो गए, आप सीधा जाते गाली तो नहीं देते, आप करते हैं सर मेरा वो चेक था वो बाउंस हो गया, या ऐसे मान लो बैंक गए आप, आपके पैसे नहीं आ रहे अकाउंट में, आप डालने गए थे नहीं आ रहे, तो आप उससे जाके बात करोगे सर क्यों नहीं आ रहे, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आपको बैंक मैनेजर बहुत अच्छे से जवाब दे रहा है नहीं सर 2-3 दिन में आ जाएंगे। फिर आप गए दोबारा, सर वो अभी नहीं आए, 3-4 दिन बाद गए आप, सर वो अभी नहीं आए, तो वो कहेंगे सर अभी 1-2 दिन और प्रोसेस में टाइम लग रहा है, 7 दिन वर्किंग डे लगते हैं, फलाना ठिकाना, उन्होंने कुछ तो कहा, फिर आप आ गए। फिर आप तीसरी बार गए, तो मैनेजर पढ़ा लिखा है, वो आपको अच्छी लैंग्वेज में समझा रहा है, आप थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, तो आपकी जो जलास थी वो ख़त्म हो गई। अब आपने 2 बार गए वहाँ, तीसरी बार गए तो उन्होंने फिर वही जवाब कि सर आ जाएंगे, आप टेंशन ना लो, तो आप कहेंगे टेंशन क्यों नहीं लो, और तुरंत आपके मुंह से गाली। यदि आप पे अब क्या हुआ, लैंग्वेज नहीं रही ना हम पे, हमारी भाषा खत्म हो गई, वहाँ से आगे हम लैंग्वेज नहीं जानते, है ना। और जब गालियाँ भी खत्म हो जाती हैं, जब गाली से भी काम नहीं चलता, तो फिर हम थप्पड़ पे आ जाते हैं, मारपीट होने लग जाती है। तो मारपीट भी कब होती है, जब गाली खत्म हो जाए या गालियों से काम ना चल रहा हो, है ना। और तुम हमेशा देखना, जब कोई पढ़ा लिखा कोई बेस्ट समझदार आदमी जब होता है, जिसके पास लैंग्वेज होती है, तो वो कभी भी गाली यूज नहीं करता। वो बिहेवियर लैंग्वेज या कोई भी माइंड और लैंग्वेज कुछ भी कहेगा, अब कृपया ऐसे ही ना दो, प्लीज़ गाली मत दो, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे बोलता रहेगा, क्योंकि उसके पास अभी लैंग्वेज है, ख़त्म नहीं हुई इसकी लैंग्वेज। जब लैंग्वेज ख़त्म हो जाती है तब गाली निकलती है। ऐसे ही मैथ में अपनी लैंग्वेज बनाइए, अच्छी चीज़ों का संकलन कीजिए माइंड में कि क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्या कीकेगा क्या मतलब है, पर कब लगेगा, मैं कब लगेगा। तो आपकी लैंग्वेज, आप कोई 2 लाइन यहाँ लिखें, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं मैथ में, ये लिख रहे हैं कि ये सिद्ध करता है कि, तो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप किसी को इम्प्रेस करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है इस पेपर में, नहीं और पेपर्स में तो और भी ज़्यादा है। रियल में अभी रियल आने वाली है, एल्जेब्रा आएगा, तो फाइनल ईयर में कॉम्प्लेक्स आएगी, आप डिस्क्रीट पढ़ के ही आए हो, 1-2 यूनिट उसमें एल्जेब्रा की भी है, ग्रुप थ्योरी की। तो लैंग्वेज के पेपर है ये, आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, चाहे आप 80% क्वेश्चन कराइए, आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे उससे जो 100% करके आया और जिसकी लैंग्वेज खराब है। समझ रहे? चलिए, तो dy/dx ये p नहीं होता, ये तो एक संख्या है, इट इज़ नॉट एन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर नहीं है जो आप इसे ए लगाते हो, ये तो ये संख्या है, dy/dx इक्वल टू p होता है। खूब क्लियर। अब हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, है ना, तो और इनको मैं अभी ये कह दूं, चलो अभी तो ऐसे ही लिख लो, ये तो हो जाएगा फिर क्या, dny, n बार अवकलन, ऐसे ही d² dx² क्या है, वो d² है, 2 बार अवकलन करने वाला ऑपरेटर है। इसके सामने कोई आएगा तो इसे घिसेगा ही नहीं, 2 बार घिसेगा, मतलब 1 बार अवकलन करेगा x के रेस्पेक्ट, फिर दोबारा करेगा, ऐसे ही एंड सो ऑन, है ना। तो ये क्या हो गया, dny प्लस p1 dn-1 y p2
dn-2y एंड सो ऑन pn-1 dy और प्लस pn y इक्वल टू qx। तो इन सब में से y कॉमन ले सकते हैं। dn प्लस p1 dn-1 y प्लस p2 dn-2y, सॉरी y नहीं, y तो कॉमन ले दिया, एंड सो ऑन pn-1 d और प्लस pn, यहाँ लगा दिया y। ऐसे मत समझना सर आपने इनमें से तो कॉमन लेते ही नहीं, अब कैसे ले दिया, वो बस दिखाने के लिए ले लिया। अब भी तो dn तुम्हें लगेगा dn के का गुणा हो रहा है y में, लेकिन dn गुणा थोड़ी करता है, ये हमें पता है, मैथ को पता है कि dn गुणा नहीं करेगा अब भी y में। हाँ, dn के पीछे मत कर देना y को, कॉमन ले रहे हैं मतलब कह रहे हैं, वैसे कॉमन नहीं लिया ये, बस उससे दिखाया एक बार है। अब ये मैंने पूरा ऑपरेटर बना दिया, एक संकारक। y इसमें फील कर रहा है कि मैं गुणा कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही y इनसे आता है तो y का कुछ और ही कर देते हैं। ये क्या, ये कर देगा n बार प्लस p1 इंटू n-1 r प्लस p2 इंटू n-2 r। तो ये पूरा एक संकारक है, ऑपरेटर है जिस पे y लग रहा है। एक्चुअल में ये कॉमन नहीं लिया गया, कॉमन लेते तो मैं यहाँ भी ले सकता था, लेकिन y को मैं यहाँ नहीं ले सकता। dn के पीछे ही रहना चाहिए भाई, dn-1 के पीछे ही रहना चाहिए जहाँ वे वेरिएबल होता है। मैं अभी बताऊँगा d की क्या प्रॉपर्टीज है, सब मतलब काम की नहीं है, कोई ऐसा खास नहीं है, लेकिन कुछ बताऊँगा जो अच्छी है। तो d के पीछे ही y था, तो अब भी पीछे ही रहना चाहिए। वेरिएबल को आप d के आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि d कोई संख्या नहीं है जो आप गुणा कर रहे थे y का या x का। d ऑपरेटर है, d ऑपरेटर है तो वो संक्रिया करता है, तो उसके पीछे लगाना और आगे लगाना अंतर है ना। अभी करते हैं इस पे बात। इक्वल टू qx। अब फिर हम वही बात कर रहे हैं कि यदि ये अचर हैं, तो अचर हैं तो इनको कुछ और मान लें, अच्छे नहीं लग रहे, अभी तो ये फंक्शन लग रहे हैं p1 p2 है ना। तो देखो इनको ऐसे लिखते हैं, p1 इक्वल टू a1, p2 इक्वल टू a2 और एंड सो ऑन pn-1 इक्वल टू an-1। संख्या मान लो कोई कांस्टेंट, pn इक्वल टू an, अचर है। तो ये किस तरह से हो जाएगा फिर, dn a1 dn-1 प्लस a2 dn-2 एंड सो ऑन an-1 d प्लस an और इस पे लग रहा है y इक्वल टू qx। और ये क्या है, ये तो फंक्शन है d का, बस इसमें देखो ये तो कांस्टेंट आ रहे हैं, और ये किसका फंक्शन है फिर, पूरा d का। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ d और इस पे लग रहा है y इक्वल टू qx। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट रूप में ऐसे लिखा जाया करेगा। यहाँ तो आएगा d का फंक्शन कुछ भी, और इसमें डी आएंगे, डी की घातें आएंगी और उनके कोफिशिएंट आएंगे, और कोफिशिएंट इस चैप्टर में कैसे आने वाले हैं, कांस्टेंट। तो इसलिए मैंने ये पूरा किसका फंक्शन बोल दिया, डी का। एक्चुअल में डी में पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो डी की घातें ही, नेगेटिव घात तो होंगी नहीं, नेगेटिव घात होते ही लीनियर नहीं रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये पॉजिटिव ही घातें हैं सब। और इसमें क्या है, कोफिशिएंट आ रहे हैं कांस्टेंट। तो ना जहाँ एफ डी में ये भी लिख सकता हूँ, एफ डी में क्या है, एक बहुपद है, वेयर एफ डी इज अ पॉलिनोमियल इन डी। क्योंकि इनमें भी अब एक्स नहीं आना, तो कहीं एक्स नहीं है इसमें, कहीं वाई नहीं है, सिर्फ डी है और कांस्टेंट है, और डी की कैसी पावर है, पॉजिटिव, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो डी में एक पॉलिनोमियल है, वेयर एफ डी इज अ पॉलिनोमियल इन डी। ठीक है, ये रहा है ना। यहाँ डी को हम अवकल संकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेटर तो ये है ही, लेकिन कैसा ऑपरेटर है, क्या करता है, अवकलन, तो इसलिए इसे अवकल संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेयर डी इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, अवकल संकारक कहते हैं। डी की कुछ प्रॉपर्टीज का हम जिक्र कर लें, अभी इसको तो यहाँ फर्स्ट बना और सेकंड बना दो। अभी हम इसका सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, क्योंकि मैंने बताया ही था हम इस पूरी बुक में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं, और उनको अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं कि ऐसे आए तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ऐसे आए तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा, वो अलग डिफरेंशियल इक्वेशन थे, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी कर दी कि लीनियर है, होमोजीनियस है, वेरिएबल सेपरेशन है, एग्जैक्ट है, जो भी था। सेकंड चैप्टर पढ़ा, उसमें अलग अलग कैटेगरी, पी के लिए सॉल्वेबल, एक्स के लिए, वाई के लिए लैग्रांज, क्लोरोम-रेडुस, है ना। अब जो पढ़ रहे हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उनके सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो देखो
डी के गुणधर्म प्रॉपर्टीज में कि डी एन डी एम और यहां कोई फंक्शन लग रहा हो एफ एक्स है। डी अभी हम तो डी डी एक्स मान के बैठे हैं, खैर तो एक्स का ही फंक्शन आएगा इसके सामने। तो क्या करेगा, आप बराबर कर सकते हो डी एम प्लस एन एफ एक्स। आपको पता है कि पहले एफ एक्स का एम बार अवकलन हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर एन बार हो रहा है, तो एक साथ कर दो ना एम प्लस एन बार। ये 3 घात हो, ये 2 हो, तो सीधा 5 बार अवकलन कर दो, कोई दिक्कत नहीं आती इससे। दूसरा डी एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, तो अलग अलग बढ़ जाता है, इस पर अलग इस पर अलग। डी एफ वन एक्स ये अवकलन की प्रॉपर्टी है, डी एफ टू एक्स है ना। आपको लगे भले ही गुणा की तरह ही, लेकिन गुणा नहीं हुआ है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर बट गया कि इस पर अलग अलग, इसका अलग अलग अवकलन कर दो, इसका अलग कर दो और बाद में जोड़ दो, ठीक है। तीसरा कहीं 1/d आ जाता है ना, 1/d जिसे डी इनवर्स कहते हैं। 1/d को रिप्रेजेंट वाले ही हम डी इनवर्स से कर रहे हैं, मतलब डी कोई संख्या थोड़ी है जो आप उसका इनवर्स निकाल रहे हो। जैसे हम साइन इनवर्स लिखते हैं तो 1/sin थोड़ी होता है वो, है ना। ये एक संकारक है, एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर भी एक फंक्शन होता है। ऑपरेटर एक फंक्शन होता है, तो जब भी तो वहां साइन भी एक फंक्शन होता है, तो साइन ऐसे ही फंक्शन एफ, तो एफ का जब इनवर्स फंक्शन लिखते हैं एफ इनवर्स, वो 1/f थोड़ी होता है, वो कुछ और कर रहा होता है। तो ये क्या कह रहे होते हैं जब हम एफ इनवर्स निकालते हैं, तो हम ये कहते हैं कि एफ इनवर्स वो है कि एफ इनवर्स एक्स पे आप दोबारा एफ लगा दोगे तो एक्स ही आ जाएगा। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि डी इनवर्स में मैं डी लगा दूंगा, डी इनवर्स में मैं डी लगा दूंगा तो दोबारा एफ एक्स आ जाएगा, वो फंक्शन है वो आ जाएगा एक्स का। डी इनवर्स एक ऐसा संकारक है जिस पर डी को ऑपरेट किया जाए तो एफ एक्स आ जाएगा, वही फंक्शन आ जाएगा। तो अच्छा, इस पर डी ऑपरेट किया जाए, डी का मतलब क्या है, अवकलन। तो डी इनवर्स वो संकारक है जिसका अवकलन किया जाए तो एफ एक्स आ जाएगा। तो मतलब डी इनवर्स को क्या होना चाहिए फिर, समाकलन। जिससे अवकलन समाकलन हटे तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। जब भी तो आप इसका अवकलन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो कौन आ जाएगा, एफ एक्स। तो 1/d या डी इनवर्स कोई ऐसे डी का अपोजिट नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि डी कोई संख्या नहीं है। डी इज अ फंक्शन, डी इज अ ऑपरेटर, और अच्छी लैंग्वेज बोले फंक्शन से भी ऊपर होता है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर है तो उसका इनवर्स का मतलब है उसकी इनवर्स ऑपरेशन, उसकी इनवर्स संक्रिया करो। पहले जो संक्रिया हो रही थी उसकी उल्टी संक्रिया करो। उल्टी संक्रिया ये होती है कि साइन एक्स को डी कॉस एक्स पर पहुंचा देता है, तो डी इनवर्स कॉस एक्स को कहां पहुंचा देगा, साइन इनवर्स पे, साइन एक्स पे। तो मतलब क्या निकला इसका, मतलब ये निकला कि डी इनवर्स क्या होना चाहिए, अब वो समाकलन इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो डी इनवर्स इंटीग्रेशन है, ठीक है। चौथा डी सी एफ एक्स, ये आप पढ़ के आए हो, तो कांस्टेंट तो आगे भी आ सकता है डी से, अवकलन के बाहर आ जाता है कांस्टेंट, आप पढ़ के आए ना। लेकिन ये वेरिएबल के लिए नहीं है। डी एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स हो रहा हो तो ये बराबर नहीं होता एफ वन एक्स कहीं तुम आगे ले आओ और डी एफ टू एक्स, ये अब नहीं है, कोई फंक्शन आगे नहीं आ सकता, है ना। जैसे आप ये देख भी सकते हैं, डी एक्स वाई करें आप तो डी क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, है ना। तो एक बार x का कर दियो 1 तो y आ गया, प्लस y कांस्टेंट ले लिया, सॉरी x कांस्टेंट ले लिया, y का dy/dx आ गया। और d यहां मैं आगे x को ले आता हूं तो ये क्या आ गया, x और dy/dx। तो क्या ये दोनों बराबर आए, दिस इंप्लाइज dxy बराबर नहीं आया, देखो x dy के। तो आप वेरिएबल को आगे पीछे नहीं ला सकते, कांस्टेंट को आप आगे पीछे कर सकते हैं। कहीं 2d लिख रहा है तो आप 2 को भले इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कांस्टेंट को। तो इसलिए इसके फैक्टर भी किए जा सकते हैं। जब तुम ये लिख रहे हो ना एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, तो ये डी का पॉलिनोमियल है,
तो इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें डी के अलावा और कोई वेरिएबल है ही नहीं ना इसमें, तो उसके फैक्टर किए जा सकते हैं। फैक्टर में आप आगे पीछे कहीं भी कांस्टेंट ही तो आएंगे इधर उधर, बाकी तो डी रहेगा, ठीक है। और डी की जो घातें हैं वो आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो आप। डी स्क्वायर डी लिख रहा है, वाई इसे ऐसे भी लिख सकते हो, डी डी स्क्वायर वाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है आप हम पे। ये क्या आएगा, टी एम प्लस एन ही आएगा, ठीक है। ये कुछ डी की प्रॉपर्टीज है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इन डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सॉल्व कैसे किए जाते हैं, देखिए। रैखिक अवकल समीकरण सेकंड का हल, और वो भी व्यापक। सेकंड बनाया था ना अभी, क्या एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, ये था सेकंड, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड। ये तो इसका व्यापक हल होता है y इक्वल टू, यहां से परतंत्र चर उठाते हैं, y इक्वल टू पूरक फलन प्लस विशिष्ट समाकल। मतलब इसके लिए पूरक फलन अलग निकाला जाता है और विशिष्ट समाकल अलग निकाला जाता है। पूरक फलन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, प्लस इसे बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसे बोलते हैं शॉर्ट में CF, और इसे बोलते हैं PI, कॉम्प्लीमेंट्री वो पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y बराबर CF प्लस PI लिख देने से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है, वो भी कौन सा, जनरल सॉल्यूशन। इसका ये भी है सॉल्यूशन, इसका ये भी है। और आप ये जानते होंगे जब दो सॉल्यूशन होते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उनका सम भी क्या होता है, सॉल्यूशन ही होता है। उनका डिफरेंस भी क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। उनमें कांस्टेंट लगा करके या λ1 लगा दो या λ2 लगा दो, तब जोड़ो तब भी वो सेटिस्फाई कर रहा होता है। C1 कोई सॉल्यूशन आया F1 प्लस C2, दूसरा सॉल्यूशन आया F2, तो C1 प्लस F1 C1 F1 प्लस C2 F2 भी उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है। ये कब है सॉल्यूशन वो बताऊंगा, ये कब है सॉल्यूशन वो बताएंगे, ये कब आता है, ये हमेशा नहीं आता, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ इतना सा सीखना है कि इसके लिए CF कैसे निकालें और PI कैसे निकालें। CF और PI निकालने के अलग अलग मेथड हैं। CF निकालना हम अलग मेथड से सीखेंगे, PI निकालना अलग मेथड से सीखेंगे, और लास्ट में क्या कर दिया करेंगे, y बराबर CF प्लस PI। यही क्या हो जाए करेगा, व्यापक हल। मतलब ये मिल जाए और ये मिल जाए, तो व्यापक हल क्या लिखना है आपको, y बराबर CF प्लस PI। CF जोड़ना है किसमें, PI में, दोनों जोड़ के लिख देने, और इधर ले आना है परतंत्र चर। y से कुछ खा के नहीं बैठे, डिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो कहीं y है नहीं, ये तो डी का ही है, यहाँ x का ही है, तो बस y एक ही बार आता है एक घात में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये इसका व्यापक हल है, और इसमें हमें CF निकालना अलग सीखना है, PI निकालना अलग सीखना है। तो हम इन दोनों के निकालने के मेथड नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा जो नोटिफिकेशन है बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, हर अपडेट आपको मिल सके, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और यदि आप ऐप पर हैं तो इस ऐप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। और जो बच्चे ऐप से नहीं जुड़े हैं अभी, वो जल्दी से जल्दी ऐप से जुड़ के उन सारी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।